और नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है, जिसकी आपकी ये चौथी क्लास रहने वाली है। 3 क्लासेस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनको डिस्कस किया था। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने कुनिंद वंश के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और वर्धन वंश के बारे में पढ़ा था। थर्ड वीडियो में हमने देखिए उत्तराखंड की जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है, यानी कि कार्तिकेयपुर राजवंश, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी आपकी 4th क्लास रहने वाली है, जिसमें हम पौरव वंश के बारे में डिस्कस कर रहे वाले। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सीरीज आपको करवाई जा रही है ताकि आप उत्तराखंड के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर इतिहास का, उत्तराखंड के इतिहास का कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलत ना करें। तो इसमें देखिए सारी किताबों का निचोड़ रखा गया है, तो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियली रहने वाली है। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। साथ में नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपको जब प्रोवाइड कराई जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे पौरव वंश के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें पौरव राजवंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पर्वताकार राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। पौरव वंश को, पौरव राजवंश को पर्वताकार राजवंश भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, पर्वतों से घिरे होने के कारण, जो पौरव राजवंश था वो पर्वतों से घिरे होने के कारण इसको पर्वताकार राजवंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ब्रह्मपुर राज्य पर किसका अधिकार हुआ था? तो किसका हुआ था? पौरव वंश का अधिकार हुआ था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ब्रह्मपुर राज्य पे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए, पौरव वंश के संबंध में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो कहां से प्राप्त होती है? अल्मोड़ा के तालेश्वर जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था, जो 1915 में प्राप्त हुआ था। तो 1915 में अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें पौरव वंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला देखिए, 4th पॉइंट, अल्मोड़ा के तालेश्वर से ताम्रपत्र एवं अष्ट धातु के अभिलेख कब प्राप्त हुए? तो 1915 में प्राप्त हुए थे। अल्मोड़ा के तालेश्वर से ताम्रपत्र और अष्ट धातु, 1915 आपने ये सन याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र में किन किन राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र 1915 में जो अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ था, उसमें विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के बारे में हमें पता चलता है। इन इन राजाओं का के नाम का उल्लेख है तालेश्वर ताम्रपत्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, पौरव राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? ब्रह्मपुर हुआ करती थी पौरव राज्य की राजधानी। तो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। पौरव वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो पहला स्वतंत्र शासक कौन था? अग्निवर्मन था। आपने ये नाम याद रखना है, अग्निवर्मन पहला स्वतंत्र शासक था पौरव वंश का। अगला पॉइंट, अग्निवर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी अग्निवर्मन ने। क्या उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट देखिए, पौरव शासक स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते? तो गौ ब्राह्मण हितैषी, गौ ब्राह्मण हितैषी कहलवाना पसंद करते थे पौरव शासक अपने आप को। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला राजवंश जिसकी अपनी मंत्री परिषद थी, तो वो पौरव राजवंश ही था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राजवंश है जिसकी अपनी मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो पौरव राजवंश की हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए, पौरव राज में राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कोट कहते थे। तो ये आप याद रखिएगा पॉइंट, कोट किसी को कहते जाते थे? यहाँ पौरव राज्य में राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था, जैसे महल हुआ करते थे, तो वहां इसको कोट कहा जाता था। आगे बढ़ते, कोर्ट का सुरक्षा प्रबंधन कोटाधिकारी नामक अधिकारी करता था। जो कोर्ट हुआ करता था जहां राजा अपने परिवार के साथ रहता था, तो उसकी जो सुरक्षा प्रबंधन का जो की जिम्मेदारी थी वो कोटाधिकारी को के पास थी। यानी कि कोटाधिकारी इस कोर्ट की सुरक्षा का प्रबंध करता था। तो कोटाधिकारी आपने नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। राजा परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अधिकारी होता था?
तो प्रतिहार हुआ करता था सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला पॉइंट, राजा को की गई प्रार्थनाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कौन करता? तो ये करता था कारगिक। कारगिक करता था। कोई भी प्रार्थना पत्र यानी कि कोई भी किसी की समस्या होती थी तो उनको राजा तक पहुंचाने का काम कौन करता था? कारगिक करता था। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कारगिक। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, राजा की भोजनालय व्यवस्था कौन देखता था? तो सुपकारपति। सुपकारपति जो था वो पौरव वंश में राजा के भोजनालय व्यवस्था देखता था, सुपकारपति। तो आपने यह नाम याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, पौरव राज्य में सेना कितने भागों में विभक्त थी? तो पौरव राज्य में सेना तीन भागों में विभक्त थी। एक पैदल, एक गज सेना यानी कि आपकी हाथी वाली सेना, और एक अश्व सेना यानी कि घुड़सवार सेना। पैदल जो आपकी जो सेना हुआ करती थी उनको जैनपति कहा जाता था, गज सेना को गजपति कहा जाता था, अश्व सेना को अश्वपति कहा जाता था। तो आपने ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, तीनों सेनाओं का प्रमुख क्या होता था? बलाध्यक्ष कहा जाता था। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन देखिए ज्यादा पूछे जाते हैं कि बलाध्यक्ष किसको कहा जाता था। तो जो पौरव वंश में तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता था उसको बलाध्यक्ष कहा जाता था। अगला पॉइंट देखिए, पौरव राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भूमिकर था। भूमिकर से पौरव राज्य के को आय प्राप्त होती थी। तो ये इनका मुख्य स्रोत हुआ करता था आय का, भूमिकर। तो जितने भी पौरव राज्य में जितने भी लोग रहते थे जिनके पास भूमि हुआ करती थी उनसे भूमिकर लिया जाता था। अगला पॉइंट देखिए, पौरव राज्य में भूमिकर कितना था? तो कुल उपज का छठा भाग था। तो यानी कि 1/6 कर के रूप में लिया जाता था पौरव राज्य में भूमिकर के रूप में, यानी कि कुल उपज का 1/6 भाग। अगला पॉइंट देखिए, पौरव राज्य में भूमिकर को क्या कहते थे? तो भूमिकर को भाग कहते थे, और जो कर वसूलने वाला अधिकारी था उसको भागिक कहा जाता था। यानी कि जो कर था, जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं तो वैसे ही पौरव राज्य में भूमिकर को भाग कहा जाता था, यानी कि भाग देते थे वहां के लोग। और कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? भागिक कहलाता था। तो ये दोनों चीज आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अपना, पौरव राजवंश में करिक व कुलचारी क्या थे? तो अन्य कर वसूल करने वाले जो अधिकारी थे उनको करिक या कुलचारी कहा जाता था। तो देखिए, भागिक तो उसको कहा जाता था जो भाग यानी कि जो आपका भूमि कर होता था उसको जो वसूलता था उसको भागिक कहा जाता था। उसके अतिरिक्त जितने भी कर थे उनको वसूलने के लिए जो अधिकारी थे उनको करिक व कुलचारी कहा जाता। तो आपसे पूछेगा कुलचारी क्या था? तो कुलचारी क्या था? कर वसूल करने वाला अधिकारी हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, राज्य की आय तथा भूमि संबंधी सूचनाओं के आंकड़े कौन रखता था? तो दिविरपति तथा कायस्थ। तो दिविरपति और कायस्थ जो थे वह पौरव राज में राज्य की आय तथा भूमि संबंधी सूचनाओं के आंकड़े रखते थे। तो राज्य की आय किससे प्राप्त हो रही है और किस किस के पास कितनी भूमि है उसकी जो भी सूचना रखते थे, उसकी जो आंकड़े रखते थे, कौन रखते थे? दिविरपति और कायस्थ रखते थे। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, पौरव राज्य में भूमि कितने वर्गों में विभाजित थी? तो 2 वर्गों में विभाजित थी पौरव राज्य में। पहली आपकी केदार भूमि जिसको सिंचित भूमि कहा जाता था, दूसरी आपकी सारी भूमि जिसको असिंचित भूमि कहा जाता था। यानी कि सिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? केदार भूमि, और असिंचित भूमि को क्या कहा जाता है? सारी भूमि कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, केदार भूमि और सारी भूमि। केदार भूमि सिंचित भूमि और सारी भूमि आपकी असिंचित भूमि हुआ करती। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी आपकी। पौरव राज्य में भूमि मापने की प्रणाली क्या थी? तो द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यवापम। तो 3 तरह की प्रणाली का प्रचलन था उस समय पौरव राज्य के टाइम पे। भूमि मापन के लिए कौन कौन सी? द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यवापम। तो आपने याद रखना है द्रोण, खारी और कुल्य। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पौरव राज्य में राजधानी को क्या कहा जाता था? तो घाट कहा जाता था। जैसे राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी उसको क्या कहते थे? घाट कहते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है देखिए, पौरव राज्य में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशिका कहलाता था। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दंडपाशिका किसको कहते थे? जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको दंडपाशिका कहते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पौरव राज्य में शांति बनाए रखने तथा जनता की रक्षा का कार्य किसे सौंपा गया था?
तो जो पौरव राज्य था उसमें देखिए शांति व्यवस्था बनाए रखने और जनता की रक्षा करने के लिए दंड पाशिका को इसका कार्य सौंपा था। दंड पाशिका क्या होता, जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। तो इसी को शांति बनाने के लिए और जनता की रक्षा करने के लिए क्या कार्य सौंपा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, युद्ध एवं संधि विभाग का प्रधान क्या कहलाता था। युद्ध विभाग और संधि विभाग का जो प्रधान होता था उसको संधि विग्राहक कहते थे। संधि विग्राहक, तो ये आपने याद रखना, संधि विग्राहक कौन हुआ करता था, जो युद्ध विभाग और संधि विभाग का प्रधान होता था। अगला पॉइंट देखिए, कुमार माव्य का कार्य क्या था। तो कुमार माव का कार्य क्या, प्रधानमंत्री की सहायता करना था। कुमार मात्य का कार्य, तो आपने याद रखा, कुमार मात्य कौन हुआ करता था, प्रधानमंत्री की सहायता करना इसका कार्य हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, इतिहासकारों के अनुसार पौरव वंश का उत्तराखंड पर शासन 647 ईस्वी से 725 ईस्वी तक रहा था। तो आपने याद रखना है, अगर पूछेगा कि पौरव वंश का शासनकाल उत्तराखंड में कब से कब तक था, तो आपने बताना 647 ईस्वी से 725 ईस्वी तक रहा था। लास्ट और अंतिम पॉइंट देखिए, पौरव वंश से संबंधित है आपका, पौरव राजवंश में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, तो अमात्य कहा जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, पौरव राजवंश में प्रधानमंत्री को अमात्य कहा जाता था। अमात्य किसको कहते थे, पौरव राजवंश में प्रधानमंत्री को। तो देखिए, ये थे पौरव वंश की डिटेल स्टडी, जिसमें हम लोगों ने पौरव वंश से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रहते हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लोग आगे बात करेंगे चंद्रवंश के बारे में। तो चंद्रवंश से देखिए बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चंद्रवंश को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये जब तक आपका इतिहास का सिलेबस कवर नहीं हो जाता है तो हम तब तक आपको पूरी वीडियोस इसकी प्रोवाइड करा देंगे। तो सीरीज आप जरूर देखिएगा। जिन्होंने अभी पहले की जो वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। सीरीज कंप्लीट जरूर कीजिएगा। नोट्स भी आप साथ साथ में बना सकते हैं अगर आपके पास नोट्स नहीं है, और आपको रिवीजन के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियोस को देख के नोट्स बना सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि जब आपका एग्जाम नजदीक होगा, कोई भी एग्जाम हो जब नजदीक होगा तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं इजीली, ताकि आप कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ सकें और आप अच्छा करके आ पाए एग्जाम में। तो चलिए, आज का जो ये सेशन था इसको यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। जल्द ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे चंद्रवंश के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।